नमस्कार। आज हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। उन लोगों की नज़रों से देखते हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, अपना घर-बार छोड़ा, कभी काम के लिए, कभी शायद रोमांच के लिए, या फिर मुश्किलों से बचने के लिए। हाँ। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नई जगह जाता है, बिल्कुल नई संस्कृति, नए लोग, रिवाज देखता है, तो वो कुछ खास लिख जाता है। बिल्कुल। ऐसी चीज़ें जो शायद वहीं रहने वालों को रोज़ की लगती हों। सही बात है। और यही लिखे हुए अनुभव, ये वृत्तांत हमें अतीत को, खासकर उस दौर के समाज को समझने का एक अलग ही नजरिया देते हैं। तो आज हम इसी तरह की एक पड़ताल करने वाले हैं। 10वीं से 17वीं सदी के भारत की, वो भी 3 खास यात्रियों के नज़रिए से। अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। जी। और हमारी ये जो बातचीत है, ये एक ऐतिहासिक पाठ पर आधारित है, जिसमें इन यात्रियों के अनुभव और उन्होंने जो देखा वो दर्ज है। हमारा मकसद क्या है आज? मतलब क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम? देखिए, मकसद ये है कि हम इन वृत्तांतों के जरिए उस समय के समाज को, वहाँ के रीति रिवाजों को, और हाँ, भारत के बारे में जो उनकी अपनी धारणाएं बनी, उनको समझें। खासकर उन अनोखी बातों पर ध्यान देंगे जो शायद बाहरी होने की वजह से इन यात्रियों को ज्यादा, क्या कहते हैं, दिलचस्प लगी। हाँ, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग वक्त और जगहों से थे। बिल्कुल। अल-बिरूनी 11वीं सदी में उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता वो 14वीं सदी में मोरक्को से, और फिर फ्रांसवा बर्निया वो 17वीं सदी में फ्रांस से आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये जो यात्रा वृत्तांत हैं, ये आखिर इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं इतिहास समझने के लिए? देखिए, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, एक आउटसाइडर का व्यू। यात्री अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते थी जो स्थानीय लोगों के लिए शायद बहुत आम थी। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे नारियल या पान। हमारे स्रोत बताते हैं कि कई बाहरी यात्रियों को ये बड़े अजीब और अनोखे लगे। उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। जो हमें रोज दिखता है, हम उसे खास नहीं समझते। बिल्कुल। और जो बाहर से आया है, उसके लिए वो कौतूहल की चीज बन जाती है। और ये भी है कि इन वृत्तांतों के विषय भी बहुत अलग-अलग होते थे। हाँ, मतलब सिर्फ एक ही तरह की बातें नहीं लिखते थे। नहीं नहीं, कुछ दरबारी मामलों पर लिखते थे, कुछ का ध्यान धार्मिक चीजों पर होता था, कोई शहरों की बनावट या वास्तुकला पर लिख रहा है। जैसे एक उदाहरण है अब्दुल रज़ाक समरकंदी का। वो 15वीं सदी में हेरात से राजदूत बनकर आए थे। उन्होंने विजयनगर शहर का बहुत अच्छा वर्णन किया है। और क्योंकि ये यात्री जिन समाजों से आए थे, वो भारत से काफी अलग थे। हाँ बिल्कुल। तो उनकी नज़र उन रिवाजों, उन प्रथाओं पे टिक जाती थी जिन्हें शायद यहाँ के लेखक सामान्य मानकर छोड़ देते थे। ये जो नजरिए का फर्क है ना, यही इन वृत्तांतों को इतना दिलचस्प बनाता है। सही कहा। यही अनोखी बातें इन्हें इतिहास के लिए इतना मूल्यवान बनाती हैं। हालांकि ये भी याद रखना होगा कि हर यात्री का अपना नजरिया था, अपनी समझ थी। हाँ बिल्कुल। वो अपने पूर्वाग्रहों से भी लिख रहे हो सकते हैं। चलिए अब हमारे पहले यात्री पर आते हैं। अल-बिरूनी, 11वीं सदी, उज़्बेकिस्तान। हाँ, अल-बिरूनी। उनका जन्म 973 में हुआ था, ख्वारिज़्म में, जो आज का उज़्बेकिस्तान है। और वो जगह उस समय मतलब शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। अच्छा। उन्हें कई भाषाएं आती थी, सीरियाई, अरबी, फारसी, हिब्रू, यहाँ तक कि संस्कृत भी उन्होंने सीखी। और यूनानी दर्शन का भी उन्हें ज्ञान था, अरबी अनुवादों के जरिए। लेकिन वो भारत कैसे पहुंचे? हुआ ये कि 1017 में सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर हमला किया और वो अल-बिरूनी समेत कई विद्वानों को एक तरह से बंधक बनाकर अपनी राजधानी गजनी ले गया। ओहो, तो वहीं से उनकी भारत में दिलचस्पी बढ़ी। जी, क्योंकि उस समय तक पंजाब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, तो स्थानीय लोगों से संपर्क हुआ। अल-बिरूनी ने कई साल पंजाब में ब्राह्मण पुजारियों और विद्वानों के साथ बिताए, संस्कृत सीखी और यहाँ के धर्म और दर्शन को गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने अनुवाद का काम भी किया था ना? हाँ, उन्होंने पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया और यूक्लिड, जो यूनानी गणितज्ञ थे, उनके कामों का संस्कृत में अनुवाद किया। कमाल है। और उनकी सबसे जानी मानी किताब, किताब-उल-हिंद, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, किताबुल-हिंद ये अरबी में लिखी गई है। बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत किताब है। करीब 80 अध्याय हैं इसमें। 80 अध्याय? किन विषयों पर? अरे बहुत सारे विषय हैं। धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, समाज, कानून, माप तौल की प्रणालियां, मतलब बहुत कुछ।
और उनका लिखने का एक खास तरीका था। कैसा तरीका? हर अध्याय में वो पहले एक सवाल पूछते हैं, फिर संस्कृत परंपराओं के आधार पर उसका जवाब देते हैं, उसका विवरण देते हैं और आखिर में उसकी तुलना दूसरी संस्कृतियों से करते हैं। अच्छा, ये तुलना करना दिलचस्प है। हाँ, और क्योंकि उनका झुकाव गणित की तरफ था तो वो चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से पेश करते हैं। ये किताब लिखने के पीछे उनका मकसद क्या था? क्या वो चाहते थे कि लोग भारत को जाने? हाँ, उन्होंने खुद लिखा है, जैसा स्रोत 1 में जिक्र है, कि वो चाहते थे कि उनकी किताब उन लोगों के लिए मददगार हो जो हिंदुओं से, मतलब भारतीय विद्वानों से, धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और साथ ही ये उन लोगों के लिए जानकारी का एक स्रोत बने जो भारतीयों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ मिलना जुलना चाहते हैं। लेकिन क्या उन्हें भारत को समझने में कोई दिक्कतें भी आईं? बिल्कुल आई। उन्होंने खुद 3 बड़ी बाधाओं का जिक्र किया है। क्या थी वो? पहली तो थी भाषा। उनके मुताबिक संस्कृत इतनी अलग और, उन्होंने लिखा है, एक विशाल दायरे वाली भाषा थी कि विचारों और अवधारणाओं का सही सही अनुवाद करना बहुत मुश्किल था। दूसरी बाधा थी धर्म और रिवाजों में अंतर। जो मान्यताएं और प्रथाएं थीं वो उनके लिए बिल्कुल नई थीं। और तीसरी, उन्होंने महसूस किया कि स्थानीय लोग थोड़ा अपने आप में सिमटे रहते थे, मतलब बाहरी लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे या अपनी जानकारी साझा करने में हिचकते थे। इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने भारतीय समाज को, खासकर जो जाति व्यवस्था है, उसे समझने की कोशिश की। हाँ, कोशिश की। उन्होंने जो ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथ थे उनके आधार पर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया और उन्होंने इसकी तुलना दूसरे समाजों से भी की, जैसे प्राचीन फारस से, जहां भी योद्धा, पुजारी, वैद्य, किसान जैसे अलग अलग वर्ग थे। अच्छा, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि समाज का बंटवारा सिर्फ भारत में ही नहीं है। हाँ, एक तरह से वो शायद ये सुझाव दे रहे थे कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। और साथ ही उन्होंने इस्लाम की बात की, जहां माना जाता है कि सब बराबर हैं सिवाय अपनी धर्मपरायणता के। लेकिन जाति व्यवस्था से जुड़ा जो प्रदूषण या छुआछूत का विचार है, उस पर उनका क्या कहना था? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, उन्होंने जाति व्यवस्था का जो ब्राह्मणवादी विवरण था उसे तो स्वीकार किया, उसे दर्ज किया, लेकिन वो प्रदूषण या अपवित्रता की धारणा से सहमत नहीं थे। क्यों? क्या तर्क था उनका? उनका तर्क बड़ा तार्किक था। उन्होंने कहा कि प्रकृति में देखो, जो चीज अपवित्र होती है वो वापस पवित्र हो जाती है। जैसे सूरज हवा को साफ कर देता है या समुद्र का नमक पानी को सड़ने से रोकता है। तो उनके लिए ये जो सामाजिक प्रदूषण का विचार था कि किसी के छूने से कोई अपवित्र हो जाए, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। ये तो काफी वैज्ञानिक सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का वो वर्णन भी किया जो ग्रंथों में मिलता है कि ब्राह्मण सिर से जन्मे, क्षत्रिय कंधों और हाथों से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। ये स्रोत 5 में है। जी हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने शायद ये भी देखा होगा कि असल जिंदगी में, जमीनी हकीकत में, ये व्यवस्था उतनी भी कठोर नहीं थी जितनी ग्रंथों में बताई गई। जैसे उन्होंने अंत्यज का जिक्र किया है, जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर माना जाता था। वो भी किसानों और जमींदारों के लिए जरूरी काम करते थे, मतलब आर्थिक तंत्र का हिस्सा थे। और ये हिंदू शब्द के बारे में भी कुछ है? हाँ, अल-बिरूनी बताते हैं कि ये शब्द मूल रूप से सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। एक भौगोलिक पहचान थी शुरू में, धार्मिक पहचान बाद में बनी। तो कुल मिलाकर अल-बिरूनी ने ग्रंथों और विद्वानों से बातचीत के जरिए भारत को समझने की एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण कोशिश की। अब चलते हैं करीब 300 साल आगे, 14वीं सदी में। मोरक्को से एक यात्री आए जिनका अंदाज बिल्कुल अलग था, इब्न बतूता। हाँ, इब्न बतूता, बिल्कुल अलग मिजाज। वो किताबी ज्ञान से ज्यादा यात्रा से मिले अनुभव को अहमियत देते थे। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने घर ऐसे छोड़ा जैसे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। अच्छा। भारत आने से पहले ही वो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा घूम चुके थे। मक्का, सीरिया, इराक, पारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, काफी लंबी यात्राएं की थी उन्होंने। तो फिर वो भारत क्यों आए? क्या खास बात थी? उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि वो बहुत उदार हैं, विद्वानों और कलाकारों की बड़ी इज्जत करते हैं। बस यही सुनकर वो खिंचे चले आए। 1333 में मध्य एशिया के रास्ते वो सिंध पहुंचे और फिर मुल्तान और उच्च होते हुए दिल्ली आए। और सुल्तान उनसे मिले? हाँ, मिले। और सुल्तान उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया। काजी बना दिया? एक बाहरी आदमी को? जी, लेकिन बाद में सुल्तान से उनकी कुछ अनबन भी हो गई थी। अच्छा,
फिर क्या हुआ? कुछ समय के लिए उन्हें कैद में भी डाल दिया गया था, पर बाद में गलतफहमी दूर हुई और सुल्तान ने उन पर फिर भरोसा किया, इतना कि उन्हें अपना दूत बनाकर चीन के मंगोल शासक के पास भेजा। वाह, तो चीन भी गए? हाँ, लेकिन वो यात्रा भी बड़ी लंबी और घुमावदार थी। पहले मध्य भारत से मालाबार तट गए, फिर मालदीव पहुंचे, वहां करीब 18 महीने काजी रहे। फिर से काजी? हाँ, फिर श्रीलंका गए, वापस मालाबार और मालदीव आए, फिर बंगाल और असम गए, वहां से सुमात्रा और फिर कहीं जाकर चीन के बंदरगाह जैतून पहुंचे, जिसे आज ख्वेंजो कहते हैं। बाप रे, ये तो पूरी दुनिया ही घूम ली उन्होंने। लगभग। चीन में भी उन्होंने काफी यात्रा की, शायद बीजिंग तक गए, लेकिन वहां ज्यादा रुके नहीं। 1347 में उन्होंने घर लौटने का फैसला किया और मोरक्को वापस पहुंचते पहुंचते 1354 हो गया। मतलब करीब 30 साल बाद वो घर लौटे। 30 साल, कमाल है। उनकी यात्रा का विवरण रिहला कहलाता है ना? हाँ जी, रिहला अरबी में है, और ये 14वीं सदी के भारत के समाज और संस्कृति का बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प ब्यौरा देता है। एक और मजेदार बात यह है कि ये किताब उन्होंने खुद नहीं लिखी थी। अच्छा, तो किसने लिखी? जब वो मोरक्को लौटे तो वहां के शासक ने इब्न जुज़ै नाम के एक विद्वान को कहा कि वो इब्न बतूता से उनकी यात्रा की कहानियां सुने और उन्हें लिखें। तो एक तरह से ये उनकी सुनाई हुई दास्तान है। उस जमाने में सफर करना कितना मुश्किल रहा होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ओ, बहुत ज्यादा, बेहद मुश्किल और खतरनाक। इब्न बतूता खुद बताते हैं कि मुल्तान से दिल्ली आने में ही 40 दिन लग जाते थे, सिंध से दिल्ली करीब 50 दिन, और रास्तों पर लुटेरों का डर हमेशा बना रहता था। क्या उनके साथ भी कोई हादसा हुआ था? हाँ, उन्होंने लिखा है कि एक बार उनके कारवां पर हमला हुआ था, कई साथी मारे गए और वो खुद बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके अलावा बीमारी का डर, अकेलेपन का एहसास, ये सब तो था ही। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जो देखा उसे बहुत ध्यान से दर्ज किया, खासकर वो चीजें जो उन्हें बिल्कुल नहीं लगी, जैसे आपने पहले कहा नारियल और पान। हाँ, नारियल के बारे में उन्होंने बड़ा मजेदार वर्णन किया है। लिखा कि ये पेड़ अजीब है, दिखता खजूर जैसा है, पर फल बिल्कुल अलग, आदमी के सिर जैसा मेवा। आदमी के सिर जैसा? हाँ, जिसमें जैसे आंखें और मुंह बने हों और अंदर का जो गूदा है वो दिमाग जैसा लगे। और उन्होंने ये भी लिखा कि इसकी रेशों से रस्सियां बनती हैं जिनका इस्तेमाल जहाजों को बांधने में होता है। और पान के बारे में? पान के बारे में लिखा कि ये एक बेल है जिसे अंगूर की तरह उगाते हैं, लेकिन इसका कोई फल नहीं होता, सिर्फ पत्ते होते हैं, और इन पत्तों को सुपारी और चूने के साथ चबाते हैं। ये सब पढ़कर लगता है कि वो अपने पाठकों को भारत की इन अनोखी चीजों से परिचित कराना चाहते थे जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। शहरों के बारे में क्या ख्याल थे उनके? भारतीय शहर कैसे लगे उन्हें? इब्न बतूता को भारतीय शहर बहुत पसंद आए। उन्हें लगा कि ये शहर अवसरों से भरे हुए हैं, बस आपके पास इच्छा शक्ति, संसाधन और हुनर होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने लिखा कि शहर घनी आबादी वाले थे, समृद्ध थे। हाँ, कभी कभी युद्धों या हमलों से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती थी, लेकिन आमतौर पर रौनक रहती थी। बाजार भरे रहते थे, सड़कें भीड़ भाड़ वाली, तरह तरह का सामान मिलता था। दिल्ली के बारे में क्या लिखा है? दिल्ली को तो उन्होंने भारत का सबसे बड़ा और सबसे शानदार शहर बताया। उसके किले की मजबूती, उसके दरवाजों की भव्यता, अनाज के गोदामों का जिक्र किया। दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में है, उसे भी दिल्ली के बराबर का शहर बताया। और वहाँ एक खास बाजार का जिक्र किया, तराबाबाद। तराबाबाद, ये क्या था? वो गायकों और संगीतकारों का बाजार था। ये मतलब मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम था शहरों में। इन शहरों की इतनी समृद्धि का राज क्या था? पैसा कहाँ से आ रहा था? देखिए, इसका एक बड़ा स्रोत तो था गांव से आने वाला अनाज। खेती से जो अतिरिक्त उपज होती थी वो शहरों की जरूरतें पूरी करती थी और व्यापार का आधार बनती थी। इब्ने बतूता ने ये नोट किया कि भारत की जमीन बहुत उपजाऊ है, किसान आराम से साल में 2 फसलें उड़ा लेते थे। और व्यापार का क्या रोल था? व्यापार बहुत बड़ा कारण था। भारत उस समय एशिया के व्यापार नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ का माल मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सब जगह जाता था। खासकर कपड़ों का बहुत जिक्र होता है। हाँ बिल्कुल, भारतीय कपड़े सूती, महीन मलमल, रेशम, जरी वाले ब्रोकेड, सैटिन, इनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी। इससे व्यापारियों को बहुत मुनाफा होता था। क्या राज दरबार या सुल्तान व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ करते थे? हाँ, राज्य की तरफ से कोशिशें होती थीं। सराएं बनवाई जाती थीं, गेस्ट हाउस बनवाए जाते थे ताकि व्यापारियों को आने जाने में सुविधा हो।
और एक चीज जिससे इब्न बतूता बहुत प्रभावित हुए वो थी यहाँ की डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था वो कैसी थी? बहुत कुशल। वो देखकर हैरान रह गए थे। 2 तरह की व्यवस्था थी, एक घोड़ों से चलने वाली डाक जिसे उलुक कहते थे, और दूसरी पैदल दौड़ने वाले हरकारों की डाक जिसे दावा कहते थे। अच्छा, कितनी तेज थी ये? इब्न बतूता ने लिखा है कि जो सफर आम तौर पर 50 दिन में तय होता था, उसकी खबर सुल्तान तक डाक के जरिए सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। 5 दिन में? कमाल है। हाँ, और इसी तेज डाक व्यवस्था से दूर दराज के फल भी मंगवाए जाते थे। जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि खुरासान के फल दिल्ली लाए जाते थे। उनके वृत्तांत में गुलामी का भी जिक्र मिलता है ना? जी, मिलता है। गुलामों को तोहफे के तौर पर एक दूसरे को दिया जाता था और बाजारों में उनकी खरीदो फरोख्त भी होती थी। इब्न बतूता ने खुद जब वो सिंध पहुंचे तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए तोहफे के तौर पर घोड़े, ऊंट और गुलाम खरीदे थे। किस तरह के काम करते थे ये गुलाम? अलग अलग। कुछ गुलाम ऐसे थे जो संगीत और नाच गाने में माहिर थे और सुल्तान की सेवा में रहते थे। बहुत से गुलाम घरेलू कामों के लिए रखे जाते थे, जैसे पालकी उठाना वगैरह। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए महिला गुलामों का भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा। और घरेलू काम करने वाली जो महिला गुलाम थी, उनकी कीमत काफी कम होती थी, ऐसा इब्न बतूता ने लिखा है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के जरिए हमें 14वीं सदी के भारत के रोजमर्रा के जीवन, समाज, व्यापार, यहाँ तक कि डाक व्यवस्था की भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दी है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी यात्री की ओर, जो 17वीं सदी में आए फ्रांसवा बर्नियर, और सुना है इनका नजरिया काफी अलग था। हाँ, बर्नियर फ्रांस से आए थे। वो पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन साथ ही राजनीतिक विचारक और इतिहासकार भी थे। वो मुगल साम्राज्य में कह सकते हैं अवसरों की तलाश में आए थे और यहाँ करीब 12 साल रहे, 1656 से 1668 तक। किसके साथ जुड़े थे वो यहाँ? वो पहले शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के चिकित्सक रहे और फिर मुगल दरबार में एक बहुत प्रभावशाली अमीर थे, दानिशमंद खान। उनके साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के तौर पे जुड़े रहे। उनका खास नजरिया क्या था भारत को लेकर? आपने कहा अलग था। हाँ, अलग इसलिए था क्योंकि बर्नियर लगातार भारत की तुलना यूरोप से, खासकर अपने देश फ्रांस से करते रहते थे और ज़्यादातर मामलों में वो भारत की स्थिति को यूरोप के मुकाबले कमतर या कह सकते खराब मानते थे। मतलब एक आलोचनात्मक रवैया था। साफ दिखती है। वो अक्सर भारत को यूरोप के विपरीत या उल्टे तौर पे पेश करते थे। एक तरह का द्विआधारी विरोध। अगर यूरोप में ये अच्छा है तो भारत में या तो वो है ही नहीं या वो खराब है। उन्होंने भारत में यात्राएं भी की थी। हाँ, काफी यात्राएं की। देश के कई हिस्सों में गए। उन्होंने तो सेना के साथ कश्मीर की यात्रा का भी वर्णन किया है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे घोड़े, ऊंट, तंबू, बिस्तर, बर्तन, चावल सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता था। उनका एक मुख्य तर्क जमीन के मालिकाना हक को लेकर था शायद। हाँ, ये उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट था। बर्नियर का मानना था कि भारत और यूरोप के बीच जो सबसे बुनियादी फर्क है वो ये है कि भारत में लोगों के पास जमीन की निजी मिल्कियत यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सारी जमीन बादशाह की है। और वो इसे अच्छा नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं। वो निजी संपत्ति के बड़े हिमायती थे। उनका तर्क था कि ये जो जमीन पर बादशाह का हक है, ये राज्य के लिए भी और लोगों के लिए भी, दोनों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्या वजह बताई इन्होंने? उनका कहना था कि देखो, जो अमीर या जागीरदार जमीन को संभालते हैं वो जमीन को अपने बच्चों को विरासत में नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो बादशाह की है। इसलिए वो जमीन को बेहतर बनाने, उसकी पैदावार बढ़ाने में कोई लंबा निवेश क्यों करेंगे? बात तो सोचने वाली है। हाँ, तो बर्नियर के अनुसार इसी का नतीजा था कि खेती बर्बाद हो रही थी, किसानों का भयानक शोषण हो रहा था और सिर्फ जो सबसे ऊंचा तबका है, जो शासक वर्ग है, उसे छोड़कर बाकी सभी वर्गों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था। उन्होंने गरीब किसान का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये भी उनकी एक बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि भारत का समाज कैसा है। एक तरफ मुट्ठी भर बहुत अमीर और ताकतवर शासक वर्ग है और दूसरी तरफ बेहद गरीब लोगों की एक विशाल भीड़। बीच का कुछ है ही नहीं। भारत में कोई मध्य स्थिति नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कहा। और वो ये सब क्यों लिख रहे थे? क्या सिर्फ भारत का वर्णन कर रहे थे? नहीं, उनका एक बड़ा मकसद था यूरोप के शासकों को, बुद्धिजीवियों को प्रभावित करना।
वो एक तरह से चेतावनी दे रहे थे कि देखो, अगर यूरोप के राजाओं ने भी मुगल बादशाहों जैसा मॉडल अपनाया जहां सारी जमीन राजा की हो, तो उनके देश भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, मतलब यूरोप के लिए एक सबक। हाँ, उन्होंने तो मुगल बादशाह को भिखारियों और बर्बर लोगों का राजा तक कह दिया। कहा कि यहाँ के शहर और कस्बे बर्बाद हैं, हवा खराब है, खेत झाड़ियों से ढके हैं, दलदल है जिनसे बीमारियां फैलती हैं, और इन सब की जड़ क्या है? जमीन पर बादशाह का मालिकाना हक। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी तरह से सही थी? क्या सच में सारी जमीन बादशाह की थी और क्या कोई मध्यम वर्ग था ही नहीं? देखिए, जहां तक जमीन की मिल्कियत का सवाल है, जो मुगल दस्तावेज मिलते हैं, जैसे अबुल फजम ने लिखा है, वो ये नहीं कहते कि राज्य ही जमीन का इकलौता मालिक था। वो भू राजस्व को जमीन का किराया नहीं मानते थे, वो उसे संप्रभुता का पारिश्रमिक कहते थे। मतलब बादशाह जो सुरक्षा और व्यवस्था देता है, उसके बदले लिया जाने वाला एक शुल्क या टैक्स। तो हो सकता है बर्नियर ने भारी टैक्स को ही किराया समझ लिया हो। हाँ, ये मुमकिन है। यूरोपीय यात्रियों के लिए शायद ये फर्क समझना मुश्किल रहा हो। और जहां तक मध्यम वर्ग ना होने की बात है, वो भी शायद पूरी तरह सही नहीं है। अगर हम 16वीं-17वीं सदी को देखें तो जमींदार थे, बड़े किसान थे जो दूसरों से खेती करवाते थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, शहरों में व्यापारी थे, महाजन, सेठ थे, और बहुत सारे पेशेवर लोग भी थे, हकीम, वैद्य, पंडित, मुल्ला, वकील, चित्रकार, वास्तुकार। ये सब क्या थे? एक तरह का मध्यम वर्ग ही तो थे। तो फिर बर्नियर जो लिख रहे थे उसमें कुछ विरोधाभास भी नजर आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। एक तरफ तो वो भारत के पतन और बर्बादी की तस्वीर खींचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ये बात मानते हैं और लिखते हैं कि भारत से दुनिया भर में इतना माल निर्यात होता है कि बदले में बहुत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भारत में खींचा चला आता है। ये तो विरोधाभास है। अगर देश बर्बाद हो रहा है तो इतना सोना चांदी क्यों आ रहा है? सही सवाल है। और वो ये भी मानते हैं कि यहाँ एक खासी समृद्ध व्यापारी समुदाय मौजूद है। उन्होंने खुद शाही कारखानों का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। शाही कारखाने मतलब कारखाना? हाँ, जहाँ बादशाह और अमीरों के लिए खास चीजें बनती थीं। उन्होंने लिखा है कि वहाँ कैसे कैसे कारीगर काम करते थे, कशीदाकारी करने वाले, सुनार, चित्रकार, वार्निश करने वाले, बढ़ई, दर्जी, रेशम और ब्रोकेट बनाने वाले, पूरी लिस्ट है। और कारीगरों के हुनर के बारे में क्या कहा? उन्होंने कारीगरों के हुनर की बड़ी तारीफ की है। लिखा है कि भारतीय कारीगर बिना अच्छे औजारों के भी कमाल की सुंदर चीजें बना लेते हैं। वो यूरोपीय चीजों की हूबहू नकल कर सकते हैं, बेहतरीन बंदूकें बनाते हैं, सोने के गहने बनाते हैं, चित्रकारी भी बहुत खूबसूरत करते हैं। तो एक तरफ बर्बादी का बयान, दूसरी तरफ कारीगरी की तारीफ और सोने चांदी का आना। हाँ, और एक और बात, उस समय भारत की लगभग 15% आबादी शहरों में रहती थी। ये अनुपात उस वक्त के पश्चिमी यूरोप से ज्यादा था, और शहर भी कई तरह के थे। कुछ उत्पादन के केंद्र थे, कुछ व्यापार के, कुछ बंदरगाह थे, कुछ पवित्र स्थान या तीर्थ थे। बर्नियर ने महिलाओं की स्थिति पर भी काफी ध्यान दिया, खासकर सती प्रथा पर। जी हाँ, उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव को पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच एक बड़े अंतर के तौर पर देखा, और सती प्रथा का उन्होंने बहुत ही मार्मिक और विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से ये करती थीं, तो कुछ को इसके लिए मजबूर भी किया जाता था। उन्होंने कोई आंखों देखी घटना का जिक्र किया है? हाँ, उन्होंने एक बहुत ही कम उम्र की विधवा की दर्दनाक सती का आंखों देखा हाल लिखा है, जो बहुत विचलित करने वाला है। उसे बाल सती कहा गया है स्रोत में। लेकिन क्या उन्होंने महिलाओं के जीवन के सिर्फ इसी पहलू को देखा या और भी कुछ? नहीं, उन्होंने ये भी माना कि महिलाओं का जीवन सिर्फ सती तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि महिलाएं खेती के काम में और दूसरे उत्पादन के कामों में भी बहुत महत्वपूर्ण श्रम करती थीं। यहाँ तक कि जो व्यापारी परिवार थे, उनकी महिलाएं भी कभी-कभी व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं। अच्छा, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि महिलाओं की भूमिका शायद उतनी सीमित नहीं थी जितनी अक्सर मान ली जाती है। तो ये तीनों यात्री, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, इनके नजरिए से हमने 10वीं से 17वीं सदी के भारत को देखने की कोशिश की। अब अगर हम इन सबको समेटे तो क्या कह सकते हैं? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इन यात्रियों ने, जैसे अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, इन्होंने हमें ऐतिहासिक भारतीय समाज की बड़ी अनोखी झलकियां दी हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये झलकियां कभी-कभी उनके अपने नजरिए, उनके पूर्वाग्रहों या उनकी जानकारी की कमी से प्रभावित हो सकती हैं।
सही बात है। लेकिन उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों पर, उन विवरणों पर ध्यान दिया जिन्हें शायद स्थानीय लोग रोजमर्रा का मानकर नजरअंदाज कर देते थे। और उन्होंने यहाँ की प्रथाओं की तुलना अपनी दुनिया की प्रथाओं से की। हर एक का अपना फोकस था। अल-बिरूनी का विद्वत्तापूर्ण अकादमिक नजरिया, इब्न बतूता की वो जानने की उत्सुकता और यात्रा का रोमांच, और बर्नियर की वो तुलनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि। बिल्कुल। ये सब मिलकर हमें उस दौर के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। ये वृत्तांत बहुत मूल्यवान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें इनकी सीमाएं भी समझनी होंगी। ये हमें लिखने वाले की सोच, उसकी चिंताओं के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये सभी वृत्तांत पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनमें आम लोगों का जीवन और खासतौर पर महिलाओं के जीवन के कई पहलू शायद पूरी तरह से सामने नहीं आ पाए हैं या छूट गए हैं। हमें जो तस्वीर मिलती है वो ज्यादातर पुरुषों की दुनिया की है और अक्सर ऊंचे तबके के जीवन पर केंद्रित है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हमने उन यात्रियों की बात की जो बाहर से भारत आए, लेकिन उस दौर में या उसके आसपास भारत से जो लोग बाहर गए, उनके लिखे हुए वृत्तांत हमें बहुत कम मिलते हैं। हालांकि कुछ नाम हैं, जैसे शेख इतिसामुद्दीन या मिर्जा अबू तालिब, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में भी आता है। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। अगर हमारे पास उन भारतीय यात्रियों के ज्यादा वृत्तांत होते जिन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्से देखे, तो दुनिया और उसमें भारत की जगह के बारे में उनके विचार क्या होते? वो हमें इतिहास की कौन सी नई परतें दिखाते? ये सोचना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।